इंटरफेरेंस के बारे में। अब इंटरफेरेंस के लिए कहते हैं कि यदि दो साउंड सोर्स जिनके की लगभग एक जैसे फ्रीक्वेंसी हो, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। दो वेव का, जैसे P इक्वल्स टू P01, P1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा P2 इक्वल्स टू P02 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यदि यहां पर हो रहा है सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन में P कैसे लिखेंगे? P1 प्लस P2, और इनका जो रिजल्टेंट होगा मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद, ये P हो जाता था P0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन। इसमें यदि हम बात करते थे P0 के बारे में, तो सबसे पहले देखिएगा P01, P02, इनमें फेज डिफरेंस 5, और इनका रिजल्टेंट आएगा दैट इज P0, और ये जो पहले वाले से एंगल बनाएगा दैट इज साइन। आप P0 क्या लिख लेंगे यूजिंग वेक्टर याद रखने के लिए? अंडर रूट P01 स्क्वायर प्लस P02 स्क्वायर प्लस ट्वाइस P01 P02 cos 5। और ये जो वेक्टर में टेंसाई लिखा करते थे, एंगल जो बना रहा होता था रिजल्टेंट, कैसे लिखते थे? P02 साइन 5 अपॉन P01 प्लस P02 cos 5। क्या आपने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में दो हार्मोनिक फंक्शन को सुपर इम्पोज किया था एक ही लाइन पे जब ऑसिलेशन था? तो ये रिलेशन याद है आप लोगों को? यहाँ जो लिखा गया है, जिनको याद है वो प्लीज हैंड राइज करें। एसएचएम में ऐसा यदि देखा हो और ये याद आ रहा हो आपको, तो हैंड राइज करें प्लीज। आप में से 6 बच्चों को याद आया है। तो चेक करिए। अब कि जो एसएचएम में हम यूज करते थे सुपरपोजिशन, मैं 3 एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा देता हूं। इफ y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री, then
फाइंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y। जब आप सॉल्व कर रहे थे तो y इक्वल्स टू क्या लिख दिया था, a रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी प्लस के लिए। तो ये लिखने से पहले चाहे तो आप चले आते हैं वेक्टर्स सोचने। वेक्टर्स कैसे सोचते हैं देखिए, पहले आपने y1 का एम्पलीट्यूड a देखा, फिर y2 का एम्पलीट्यूड कितने एंगल आर्ग्यूमेंट में आगे है, 60 डिग्री, ये भी एम्पलीट्यूड a देखा। इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट कितने डिग्री के एंगल पे दिखेगा, 30 पे, और ये रिजल्टेंट लिखोगे कितना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ट्वाइस a cos 60। तो ये कितना हो गया, a√3। तो जो y लिखोगे वो y यहीं लिखने वाले हो। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, a√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। यदि ये आपके समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट, क्या आप इसे नोट कर रहे हैं? यस सर। तो मैं 2 मिनट रुकता हूं, पहले एसएचएम सुपरपोजिशन की आप प्रैक्टिस कर लें। यहां देखिएगा y1 आपने लिखा था a साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो y2 लिखा था वो लिखा था a साइन ओमेगा टी से आगे कितना, 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट आप देख रहे हैं ना, y लिखेंगे तो y में क्या लिख रहे हैं, a√3 और साइन ओमेगा टी वाले लाइन से कितना आगे, 30 डिग्री आगे। आप इस चीज को यदि फील कर लें तो अच्छी बात। यहां मैं कलर चेंज करके एक और एग्जांपल आपको बता दूं। इफ y1 इक्वल्स टू a sin omega t, y2 इक्वल्स टू a sin omega t plus 120 degree, then find y इक्वल्स टू y1 प्लस y। तो सॉल्व करते वक्त फिर से वेक्टर सोच लेंगे हम। ये y1 हो गया, इससे 120 डिग्री पे y2 हो गया, दोनों के एम्पलीट्यूड a एंड a है, और ये एंगल दिख रहा है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहां आ जाता है, रिजल्टेंट y आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, क्योंकि रिजल्टेंट तो ठीक बीच में आएगा। यदि आपको y समझ में आया हो और 120 डिग्री पे दो वेक्टर एक जैसे होते हैं तो रिजल्टेंट उतना ही होता है। जिन लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया हो, 6 से ज्यादा बच्चे तो होने चाहिए, यदि एसएचएम में देखा होगा तो हैंड राइज करिए। 1 सेकंड रुको, पहले मैं लोअर कर दूं ऑल हैंड्स, पहले मैं लोअर ऑल हैंड्स। अब बताओ, हैंड राइज करिए।
एसएचएम वाला ये यदि याद आ रहा हो तो बहुत बढ़िया। शुभम जौहरी बालक, यदि ओके तो आगे बढ़ते हैं। y1 है a sin ओमेगा t, y2 है 2a sin ओमेगा t, y3 है 3a sin ओमेगा t। यहाँ पे है +90 और +180। आपके सामने में 3 इक्वेशन है। y = y1 + y2 + y3 कितना होगा ये आपको पता करना है। चेक करिए कि यहाँ वेक्टर के नजरिए से देखूं तो पहला ये है y1, दूसरा 90 डिग्री पे है y2 और तीसरा पहले से 180 डिग्री पे है y3। ये a, एक मिनट आप यहाँ यदि चेक करें तो ये a 2a 3a वेक्टर के नजरिए से कैसे देखेंगे तो y1 से y2 कितने एंगल का फेज डिफरेंस 90 और y1 से y3 कितने का 180। अब इनका यदि मैं रिजल्टेंट देखूंगा, तो यहाँ कुछ कैंसिल आउट होगा। ये कैंसिल आउट कर दो, -a कर लो तो ये हो गया 2a। अब रिजल्टेंट कहां पर दिखाओगे आप? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो यहाँ आ जाएगा 2a√2, यहाँ आ जाएगा y। अब यहां से यहां तक का एंगल कितना दिखेगा आपको? 90 + 45 135 डिग्री। तो y क्या लिख दोगे? y = a 2√2 into sin ओमेगा t + 135। सर आप तो कह रहे थे कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा और आप बार बार क्या दिखा रहे हैं? सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो सुपरपोजिशन आप हार्मोनिक फंक्शन का पढ़ते हैं, चाहे चैप्टर कोई भी हो, चाहे वो एसी करंट चैप्टर होगा, चाहे वो एसी वोल्टेज होंगे, चाहे वो वेव का इक्वेशन होगा, चाहे वो एसएचएम का इक्वेशन होगा। उनके जब हार्मोनिक फंक्शन है तो उनको इकट्ठा करने का ये तरीका होता है। और इंटरफेरेंस में जो दो वेव होंगे वो एक ही डायरेक्शन में जाने वाले एक जैसे फ्रीक्वेंसी के रहते हैं, ट्रेवलिंग वेव यदि धागे वाला है।
और साउंड वाले में डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि साउंड चाहे लेफ्ट से राइट आए, चाहे राइट से लेफ्ट आए, जहां कंप्रेशन होगा स्पेस में जिस किसी पॉइंट पे, वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। यदि दो वेव आया, दोनों ने कंप्रेशन क्रिएट किया, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाने वाले हो, तो वहां डबल हो जाएगा कंप्रेशन जुड़ करके। तो हम ये कहते हैं कि ये वेव जो होंगे एक जैसे फ्रीक्वेंसी होंगे, ये एक जैसे फ्रीक्वेंसी की कंपलसरी है। और स्पेस में जब एक ही जगह पहुंचते हैं तो उनके सुपर इम्पोज होने पर जो इवेंट हमें मिलता है उसे हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। तो यहां हमने सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम देखा। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। सर एक सेकेंड। सर यदि आपके सामने कोई वेव है आप यदि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम को समझना शुरू कर दें तो अपना काम आसान हो। y1 है मान लो 3 sin ओमेगा टी, 4 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। और आपको बताना है y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, पहले आपने y1 देखा 3 यूनिट, इससे 60 डिग्री पे y2 देखा 4 यूनिट। तो रिजल्टेंट ठीक बीच में तो होने से रहा, रिजल्टेंट जहां भी आएगा वो यहां आएगा। ये अल्फा कितना है ये भी नहीं पता, तो यहां जो रिजल्टेंट आप आर लिखेंगे या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए लिखेंगे, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो ध्यान से सोचिए, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60। तो रिजल्टेंट जो है ना, ऐसे आप निकाल लिए वेक्टर सम से, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 12 अंडर रूट 37। और 10 अल्फा कैसे लिखते थे? 4 sin 60 अपॉन 3 प्लस 4 cos 60, 2 रूट 3 अपॉन 3 प्लस 2, 2 रूट 3 अपॉन 5। तो अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स 2 रूट 3 अपॉन 5। और आप y क्या लिख देंगे? रूट 37 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 रूट 3 बाई 5। जिन लोगों को ये सुपरपोजिशन लग रहा हो कि ठीक है, समझ में आ ही जाने वाला है, वो हैंड राइज करें प्लीज।
आप यदि ये यहां तक आ गए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप समझ पाए। देखते हैं आगे। यदि y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स है y1, और y2 है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, और यहां हेडिंग दे रहा हूं मैं इंटरफेरेंस। ये दो वेव एक साथ एक जगह पहुंचते हैं तो बाय सुपरपोजिशन लाइक SHM सुपरपोजिशन, y1 प्लस y2 क्या लिख देंगे आप, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस साइन, और a का वैल्यू क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड a1 a2 कर दीजिए, ट्वाइस a1 a2 cos 5, और ये टेंसाई कितना लिख देंगे, a2 sin 5 a1 प्लस a2 cos 5। ये ऐसे आप देखिए a1 a2 और ये है 5। इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर्स से आप देख रहे हैं ना, यहाँ a आता रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट का एंगल जो बन रहा होता y1 वाले से वो फेज डिफरेंस में आ जाता साई। उससे आपको ये कैसे पता चल जाता है, वेक्टर्स वेक्टर्स के आइडिया से। तो इंटरफेरेंस होने पर पार्टिकल जिस जगह आपने इंटरफेयर होते देखा वेव का, वो ट्रैवलिंग वेव के पुराने वाले फ्रीक्वेंसी के जैसा ही फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन करता दिखेगा, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो बदल जाती है, ना a1 होता है ना a2 होता है, a1 a2 का रिजल्टेंट। इस बेसिस पे उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था दोनों वेव के। आप जब इंटरफेरेंस की बात कर चुके, इंटरफेरेंस कहते ही आपको ए दिखने लगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 5। तो यहां से दो पार्ट में एनालिसिस शुरू करते हैं। एक का नाम रखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक का नाम रखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सोचो
कंस्ट्रक्टिव कब? जब ए क्या हो जाए, मैक्सिमम, मतलब ए हो जाए A1 प्लस A2। और डिस्ट्रक्टिव कब? जब एम्पलीट्यूड हो जाए A1 माइनस A2, मतलब ए हो जाए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? इसके लिए cos फाई हो जाएगा 1 और फाई हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, या फाई हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। आप यदि डिस्ट्रक्टिव देख रहे हैं तो cos फाई हो जाना चाहिए -1, फाई हो जाना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ऐसे कुछ। इन्हें क्या कह देंगे? फाई जो फेज डिफरेंस है दोनों वेव जो सुपर इम्पोज हुए हैं उनके बीच का, और मल्टीपल ऑफ पाई। इंटरफेरेंस के बारे में हमने ये सोचा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों वेव जो इकट्ठे हुए उनके फेज डिफरेंस के साथ रिलेटेड है, और फेज डिफरेंस यदि cos फाई यदि +1 आ गया, फेज डिफरेंस यदि इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, तो वहां जो ऑसिलेशन होगा उस पार्टिकल का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब एक रिलेशन याद दिलाता हूं आपको कि दो वेव मान लो चल करके गए, शुरू में एक जैसे थे, लेकिन रास्ते के लंबाई में यदि अंतर आएगा तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और हम जानते हैं एक रिलेशन, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो यदि आप यहां वाला 2n पाई ला करके रख देंगे तो जो डेल्टा फाई हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n पाई, ये हो जाएगा 2n इंटू लैम्डा बाई 2, या इसे पढ़ेंगे आप इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, या डेल्टा एक्स देखेंगे n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा कर देंगे, n कोई भी इंटीजर है। तो ये इवन मल्टीपल, उसी तरह यहां भी कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव में भी डेल्टा एक्स क्या हो जाना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अब परेशानी क्या है उस पर विचार करें। हमने देखे दो वेव एक जगह पहुंचा और उनके पहुंचने के बाद सुपरपोजिशन हुआ। सुपरपोजिशन होने के बाद रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड था वो ना तो A1 था ना तो A2 था, उनका रिजल्टेंट कुछ वेक्टर फॉर्म में हमें पता चला, और वो मैक्सिमम कहीं हो सकता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे स्पेस में जहां वेव पहुंच करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला ऑसिलेशन दे रहा होगा मॉलिक्यूल को। ऐसे पोजीशन पर हम कहेंगे इंटेंसिटी ज्यादा है। यदि साउंड वेव होगा तो लाउडनेस ऐसे पोजीशन पे ज्यादा होगा, यदि लाइट वेव होगा तो ऐसे पोजीशन पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी।
क्योंकि आप जानते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा जुड़ करके एक नया जो एम्पलीट्यूड, ना तो A1 है वो, ना तो A2 है, सुपर इम्पोज होने के बाद वो A1 A2 का रिजल्टेंट है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्पेस के अलग अलग पॉइंट पे जो वेव पहुंच रहे हैं, दो सोर्स, और ऐसे दो सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है और जिनमें कोई फेज डिफरेंस शुरू में या तो नहीं हो, और यदि हो तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी ना करे। यदि ऐसा सिचुएशन कही है तो ऐसे सोर्स को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, और कोहेरेंट सोर्स से आने वाले जो दो वेव होते हैं उन्हीं को सुपर इम्पोज करने पर ये इंटरफेरेंस के कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। सर आपने क्या बताया, मैंने कुछ नहीं समझा। एक काम करो, फिर से देखते हैं। इंटरफेरेंस और इसके दो पार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। और यहां पर हमने देखा A इक्वल्स टू A1 प्लस A2, और इसके लिए देखा A इक्वल्स टू A1 माइनस A2। और इसके लिए शर्त क्या रखा गया, इसके लिए कंडीशन क्या रखा गया, जो फेज डिफरेंस दोनों वेव में हो वो हो जहां इकट्ठा हो रहे हैं वहां उस पॉइंट पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या पाथ डिफरेंस जो हो, जिस जगह से वो चल करके आए हैं, भले ही शुरू में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन रास्ते की लंबाई में अंतर होने पर पाथ डिफरेंस आता है, इवन मल्टीपल ऑफ λ/2। λ/2 और पाई इक्विवेलेंट है, 1 लैम्डा 2 पाई के बराबर होता है, एक वेवलेंथ एक साइकिल 2 पाई। यदि आप कंडीशन देखते हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो डेल्टा फाई क्या होना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, या डेल्टा एक्स होगा ऑड मल्टीपल, अरे फेज डिफरेंस था पाई, और ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पाथ डिफरेंस। आपको ये कंडीशन तो याद रखना है। सर मैं IIT का स्टूडेंट हूं, मैं याद नहीं करता, तो आपको ये ध्यान रखना है। सर ये मेरे समझ में नहीं आता, तो फिर आपको कहूंगा SHM का सुपरपोजिशन रिवाइज करो। सर वो भी मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं कहूंगा वेक्टर सम याद कर लो, और दो चार एग्जांपल ऐसे बना लो, बढ़ते चले आओ। साउंड वेव के इंटरफेरेंस से IIT ने क्वेश्चन नहीं पूछा है बहुत सालों से, और नहीं पूछेगा, क्योंकि 12th में है लाइट वेव, और उनके सुपरपोजिशन में यंग्स एक्सपेरिमेंट है, लेलॉइड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, उनसे IIT क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है। यहां फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस का कुछ एक आइडिया हमें मिले। आप एक काम करो, फ्रैक्शन नोट। हाँ चलिए आ गए, नोट करो। हो गया सर। आप एक तालाब के
ऊपर एक कंकर, एक पॉइंट पे कंकर गिरा रहे हो कंटिन्यूअस। तालाब के ऊपर एक पेड़ की डाली थी, उस डाली पे एक झोला कंकर लेके जाके बैठ गए, छोटे छोटे पत्थर, और उसको रेगुलर इंटरवल पे पानी में गिरा रहे हो। तो आपको जब तालाब के सरफेस का फोटोग्राफ लेंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनमें रिंग ऊपर की तरफ पानी आकर रिंग बनाता होगा, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पानी का लेयर, मॉलिक्यूल सारे एक साथ नीचे जाते होंगे, उससे रिंग बनता होगा। ये इक्वल स्पेसिंग होगा, क्योंकि आप जब एक धागे पर देखते थे तो एक धागे की तरह यहां पर यदि कोई लाइन मैं खींचूं, मान लो ये लाइन, तो यहाँ S1 वाले पॉइंट पे डिस्टरबेंस है, कुछ जगह बाहर आए होंगे मॉलिक्यूल और कुछ जगह नीचे गए होंगे मॉलिक्यूल। 3 डायमेंशन प्लेन में आसमान से आप फोटो लेंगे तो जहां क्रॉस क्रॉस है वहां नीचे गए मॉलिक्यूल, जहां प्लस प्लस है वहां ऊपर, डॉट डॉट है वहां ऊपर आए मॉलिक्यूल। ऐसे आपने देखा कंटिन्यूअस। यदि बहुत से पत्थर आप लेकर बैठे हैं और गिराते जा रहे हैं तो ऐसे रिंग दिखेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर, वो डार्क मैरून कलर का आपने लाइन बनाया, और वो ब्लूइश टाइप जो है ये स्काई कलर का वो आपने बना लिया है जहां मॉलिक्यूल नीचे गए। यदि ऐसा होता कि बगल में एक और आपका दोस्त बैठा हो और एक साथ आपके साथ सेम फेज में वो भी पत्थर गिरा रहा हो, यदि ऐसा हुआ तो वो भी, उसके कारण भी रिंग बनता दिखेगा आपको। यदि उसके कारण भी रिंग बनता दिखेगा आपको तो आपने उस रिंग को भी बनाया। और यदि ये सारे रिंग को आप देखें तो स्पेस में, मतलब पानी के सरफेस पे, ऐसे कई पॉइंट हैं जहां दोनों वेव एक साथ पहुंचे हैं। ऐसे कई पॉइंट तो ध्यान से देखो, जैसे ये पॉइंट है, वहां दो वेव आए, S1 के कारण भी जो मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर लाता था, और S2 के कारण भी जो वाटर के मॉलिक्यूल को नीचे ले जाता था, और दोनों एक साथ पहुंचे तो वाटर का मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट। एक एम्पलीट्यूड यदि +8 है, दूसरा -A है, सुपर इंपोज हुआ, 0 हो गया। लेकिन यहां देखिए इसी तरह ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां देखिए ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां देखिए ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां देखिए ये भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ ऐसे पॉइंट दिखेंगे जिन पॉइंट्स पे, जैसे हमने बात की ये वाला पॉइंट ब्लू कर दिया है अभी अभी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि S1 वाला जो पहुंचा वेव वो वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर लाना चाहता था, और S2 वाला जो पहुंचा वो भी ऊपर लाना चाहता है, तो सेम फेज में हो गए, मतलब दोनों A+A+A, तो दोनों मिलके 2A हो गया वहां पर। तो ऐसा जो पॉइंट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर इसे चेक करिए, यहां दोनों नीचे ले जाना चाहते हैं, तो दोनों नीचे ले जाना चाहते हैं तो ज्यादा नीचे चला जाएगा, -A -A -2A। तो जहां कुछ स्पेस में ऐसे पॉइंट हमें मौजूद दिख रहे हैं जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं, और कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं।
हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इन इंटरफेरेंस there will be no energy loss, but redistribution of energy is taking place. आपने जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, जहां एम्पलीट्यूड कम है वहां इंटेंसिटी कम हो गया। तो स्पेस में कुछ ऐसे पॉइंट हो गए जहां इंटेंसिटी ज्यादा है और ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए जहां इंटेंसिटी कम है। तो आप कहोगे कि सर ये तो एनर्जी लॉस हो गया जहां कम हो गया एनर्जी इंटेंसिटी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि कहीं कम हुआ तो कहीं बढ़ भी गया है स्पेस में। तो ऐसे इंटरफेरेंस के इवेंट में स्पेस में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहां इंटेंसिटी बढ़ गई, जिसे आप कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी वाले, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट कहते हैं, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम दिख रहा है। और ऐसे भी कुछ पॉइंट्स थे जहां इंटेंसिटी कम हो गई। तो सर ये तो पानी वाले वेव की बात कर रहे हो आप, साउंड वाली वेव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये पानी वाला वेव है क्योंकि वहां रिंग दिखता है। वैसे ही साउंड जब जनरेट होगा तो चारों तरफ ऐसे ही कंप्रेशन रेयरफैक्शन अल्टरनेट निकल के चारों तरफ जाता है। दो सोर्स होंगे और कोहेरेंट होंगे सेम फ्रीक्वेंसी में, एक साथ कंप्रेशन जनरेट करते होंगे, एक साथ रेयरफैक्शन, वो कोहेरेंट सोर्स हो गए। अब कोहेरेंट सोर्स से जब आगे बढ़ रहा होगा वेव तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे स्पेस में जहां पर दोनों का कंप्रेशन आएगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा, दोनों का रेयरफैक्शन आएगा तो मैक्सिमम रेयरफैक्शन मिल जाएगा। लेकिन यदि एक का कंप्रेशन एक का रेयरफैक्शन पहुंच रहा है बार बार तो वहां पर इंटेंसिटी जीरो हो जाने वाली है। तो ये जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आप देख रहे हैं स्पेस में, ये है इंटरफेरेंस के कारण। क्या मैं पेज चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। हो गया सर। अब यहां देखिए, एक एग्जांपल में दो सोर्स हैं साउंड के, S1 एंड S2। S1 एंड S2 आर coherent sources, i.e. they have no phase difference or have phase difference but do not vary with time।
ये कोहेरेंट सोर्सेस के लिए हम कहते हैं ऐसी कहानी। ये मान लो एक ही एम्पलीफायर हो और उससे दो स्पीकर निकाल लें। एक ही एम्पलीफायर है और उसी से दो स्पीकर हमने जोड़े। और आप किसी एक जगह देख रहे हो, इनके सुपरपोजिशन के बारे में बात करना चाहते हो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है 6 लेमडा, और ये जो लेंथ है ये है 8 लेमडा। और ये दोनों वेव एक साथ एक जगह पहुंच गए। ये पी पॉइंट पर फाइंड नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट पी सोन while S1 and S2 are in same phase। S1 और S2 सेम फेज में है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो जब भी कोहेरेंट सोर्स होता है वो एक ही सोर्स के किसी तरह से दो टुकड़े हम करके उनसे साउंड को लाकर इंटरफेरेंस की बात करेंगे। नहीं भी कुछ कहा गया ये मान के चलिए, कोहेरेंट सोर्स में ही इंटरफेरेंस का इवेंट हमें मिलेगा। और कोहेरेंट सोर्स उसे कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, ये एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैव नो फेज डिफरेंस, और हैव फेज डिफरेंस बट डू नॉट वेरी विथ देम। फेज डिफरेंस मान लो है 5/5 शुरू में S1 S2 के सोर्स से जो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो भी है वो 5/5 है, टाइम के साथ नहीं बदलेगा, इनिशियल फेज डिफरेंस। अब यहाँ पर तो इनिशियल कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो पी पॉइंट पर जब दो वेव आ रहे होंगे तो उनके एनालाइज करने के लिए आप पहले ये बताओ, एट पी फेज डिफरेंस किसके बराबर है? मुझे नहीं पता। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? ध्यान से देखो, ये लेंथ है x1 और ये लेंथ है x2। x2 कितना हो जाएगा? √6 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा स्क्वायर। कितना आ गया? तो ये x2 माइनस x1, 10 लेमडा माइनस 8 लेमडा, ये आ गया 2 लेमडा। और यदि ये आ गया 2 लेमडा, तो अब आप गौर करो, इसे क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 लेमडा बाई 2, 4 इंटू लेमडा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो यहाँ क्या होने वाला है? क्या कंडीशन याद किया है हमने? हेंस एट पी देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में मेन ये करना है कि जो दो सोर्स होंगे वहां से जो वेव चल करके आए उनके रास्ते को ध्यान से देखना, रास्ते के लंबाई के बारे में विचार करनी। और यदि रास्ते के लंबाई को आप देख पा रहे हो ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ यूज करके, तो उनका डिफरेंस देखना। यदि वो λ/2 का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, एम्पलीट्यूड A1 + A2 हो जाएगा पी पॉइंट पे। और यदि वहां λ/2 का ऑड मल्टीपल दिख रहा है पाथ डिफरेंस किसी पॉइंट को चुनकर वहां उस पॉइंट पे, तो आप कहेंगे कि वहां जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो चुका है A1 - A2। सर यदि A2 बड़ा तो A2 - A1, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है बाय डेफिनेशन एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो जब आप मैग्नीट्यूड कहते हैं मतलब पॉजिटिव, तो A1 और A2 दो वेव हों और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो एम्पलीट्यूड पार्टिकल का सुपर इम्पोज होने के कारण हमें मिलेगा वो या तो A1 - A2 नहीं तो A2 - A1। जो बड़ा हो A1 और A2 में उसमें से छोटे वाले को घटा देते। तो P पॉइंट पर क्या पार्टिकल ऑसिलेट करना छोड़ देगा? आप कहेंगे ना ना, इक्वेशन जो रिजल्टेंट आया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू sin ωt - kx + i, इसका मतलब वो ऑसिलेट तो वैसे ही करेगा, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट वो कंस्ट्रक्टिव इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो गया, A1 + A2 हो गया, लेकिन वो ऑसिलेट जरूर करेगा। ये नहीं कि Y1 A1 + A2 पे जाके बैठ गया पार्टिकल, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, नहीं तो Y बराबर लिख देते A1 + A2। हमने क्या लिखा है? Y बराबर ये रिजल्टेंट sin ωt - kx + phi, मतलब वो x वाले पोजीशन पे बैठे पार्टिकल या kx - psi, ये x वाले पोजीशन पे बैठा जहां दो वेव आए हैं पार्टिकल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है वो मैक्सिमम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, मिनिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। ऐसे ही दो सोर्स ले लिया गया है और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी, और उससे डी डिस्टेंस आगे, कैपिटल डी डिस्टेंस आगे ये स्क्रीन कह रहे हैं। अब ये स्क्रीन लाइट के लिए कहते तो अच्छा था, हमने बनाया है एक डिटेक्टर और उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना दिया गया है? 3 लैम्डा बाई या 7 लैम्डा बाई 3, 7 लैम्डा बाई 3। और ये कैपिटल डी जो दिया गया है हमें नहीं पता उसके बारे में जानकारी। मुझे ये बताइए, यदि डिटेक्टर यहां होगा ये क्या डिटेक्ट करेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो ध्यान से देखिए, एक वेव तो ऐसे आएगा और दूसरा वेव ऐसे आएगा। यदि मैं कहता हूं कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट S1 S2 का, तो क्या यहां पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखने लगे नीचे और ऊपर? तो इससे यह पता चल जाएगा ये दोनों साइड एक जैसा।
यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या हो गया, x1 S1c माइनस S2c और दैट इज 0। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये भी 0। तो कॉस डेल्टा फाई क्या हो गया 1। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 या मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है यहां पर क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि जो दो वेव आ रहे हैं इनके सुपर इम्पोज होने पर हमने देखा कि पाथ डिफरेंस 0 है। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब हो गया फेज डिफरेंस भी 0, डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस 0 तो कॉस डेल्टा फाई क्या हो जाता था 1। और इसका मतलब एम्पलीट्यूड हो गया A1 प्लस A2। क्या मैं चेंज करूं, सर ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा बता दो। आप इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप करके फ्रेश इस क्वेश्चन में सोचो कि यहाँ एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर जैसे आपका कान, उसको लेके घूमिए इस सर्कुलर पाथ पे, डिटेक्टर पाथ। और इसके सेंटर के अगल बगल दो स्पीकर रखे गए हैं जो सेम फेज में है, ऑसिलेट करने वाला स्पीकर S1 S2। ये लेंथ है λ/4 और ये भी लेंथ है λ/4। और आपको यहाँ एक पॉइंट मैंने कहा A, दूसरा पॉइंट कहा B, तीसरा पॉइंट कहा C और चौथा पॉइंट कहा D। कॉपी पे डायग्राम बना लीजिए। फाइंड नेचर ऑफ इंटरफेरेंस at A, B, C and D. Find nature of interference at A, B, C and D. तानिया आप मुझे बताइए, ए वाले पॉइंट पे दो साउंड जो आ रहे हैं उनके रास्ते के लंबाई का अंतर क्या आपको पता है कितना होगा? एक तो ये आया और एक ये। एट ए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, S1a माइनस S2a, दैट इज 2 λ/4, दैट इज λ/2, दैट इज 1 λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2। और ये किसका कंडीशन था, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए मुझे बताइए एट बी पाथ डिफरेंस देखिए तो S1b माइनस S2b क्या होगा? कौन सा रास्ता बड़ा दिख रहा है, S1b बड़ा दिख रहा है या S2b बड़ा दिख रहा है? सर सेम होंगे। पाथ डिफरेंस क्या हो गया 0। तो क्या कह देते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि cos 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा 0।
डेल्टा फाई 0 हो गया मतलब कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस जब 0 हो, लेमडा हो या लेमडा बाई 2 का इवन मल्टीपल हो, मतलब 0 हो, लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, 4 लेमडा हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। चलिए अब बारी आता है एट सी सोचने की। पाथ डिफरेंस देखिए, S2C माइनस S1C, ये हो जाएगा S1 S2, 2 लेमडा बाई 4 या लेमडा बाई 2 और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो सी वाले पे भी क्या हो गया, हेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डी वाले पे देखिए, एट डी डेल्टा एक्स S1D minus S2D equals to 0. Hence, constructive interference. क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर, आ गया। आप लोग जिनके समझ में आया हो प्लीज हैंड राइज करें। दक्ष, श्वेता, सक्षम, शोभित, मैं फिर से थोड़ा कोशिश करूं। पाथ माने रास्ता और पाथ डिफरेंस माने रास्ते के लंबाई का अंतर। यदि रास्ते के लंबाई का अंतर लेमडा बाई 2 का इवन और ऑड नहीं पता हो तो वो भी मैं बता सकता हूं। उसके लिए महेश जैन सर को परेशान ज्यादा मत करना, वैसे उनसे भी पूछ सकते हो सर थोड़ा डिटेल बता दो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के समझ में आ गया। तो हम लोग जब काम करेंगे एचसी वर्मा में 20 से 40 के बीच में मुझे लगता है साउंड वाला जो चैप्टर है उसमें अधिकतर क्वेश्चन यही इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। उन्हें जब आप ट्राई करेंगे, वो आपसे जब नहीं बनेगा तो फिर मैं आप बनाकर समझाऊंगा। तो आपके साउंड वाले टॉपिक के 80% आइडियाज आपके पास पहुंच गए और 20% में बचा क्या है, इंटरफेरेंस पे बेस्ड 2 एक्सपेरिमेंट है, एक कुंट्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एक विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उनकी चर्चा की जाएगी। और उसके बाद डॉपलर्स इफेक्ट आता है, उसकी चर्चा की जाएगी। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।